ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बनकर तैयार है। जाते हुए 2024 में दिसंबर का अंतिम जो समय है वो क्या कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। हमारी गणनाओं के अनुसार से वृश्चिक राशि वालों आपके लिए तो बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार है। ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि जाते हुए जो 2024 के जो समय रह गया है उसके अंदर विशेष तौर पर दिसंबर के अंतिम समय में 2-3 बार आपके लिए बहुत बढ़िया समय बनकर आएगा और चाहोगे तो 2024 में जो कमियां रह गई हैं उनको भी पूरा करने का योग बना सकते हो। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि हवाएं कैसी बह रही हैं। तो ज्योतिष की गणना दिखा रही है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इन दिसंबर के अंतिम दिनों में जाते हुए हवाओं के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार है। लेकिन कुछ खास तौर पर ध्यान रखते हुए भी कार्य करने की ज़रूरत है। यदि आप सावधान हो गए तो बहुत बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को बहुत बढ़िया ठीक कर सकते हैं। मंगल महाराज जो है ना आपके बहुत कमज़ोर चल रहे हैं इस वक्त। आपकी राशि के स्वामी जो है भाग्य में तो बैठे हैं लेकिन वक्र स्थिति में है, कमज़ोर हैं, क्षीणस्थ हैं, कमज़ोर हैं। तो उनको जितनी ताकत दोगे ना, हिम्मत जगाने का प्रयास करो, आशीर्वाद देने का प्रयास करो। सिलसिलेवार तरीके समझो ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या कुछ करने को तैयार है। 21 तारीख की यदि हम बात करें तो 21 दिसंबर की शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है वो आपके लिए विशेष तौर पर आपके कार्यों में सफलता देने का योग बनता दिखाई दे रहा है। मेहनत के अनुसार से सफलता, इसलिए मेहनत से मत भागिएगा। छोटी छोटी बातों पे आप हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं। कारण चल रहा है कि सूर्य इन दिनों जो जिस स्थिति में चल रहे हैं, खरमास चल रहा है, विशेष पौष का महीना चल रहा है और वो आपके लिए कहीं ना कहीं वैसे ही क्षीणस्थ हैं। इन दिनों कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सूर्य का चक्र है बड़ा छोटा चक्र होता है। ऐसे में ऊर्जा शक्ति की कमी होती है और मंगल विशेष तौर पर आपकी राशि के स्वामी जो क्षीणस्थ हैं वो कष्ट देने के योग बना रहे हैं। लेकिन एक परिवर्तन हो रहा है। सायन पद्धति के अनुसार से सूर्य उत्तरायण माने जाते हैं। इस दिन से 21 दिसंबर से सूर्य सायन पद्धति से 2 पद्धति चलती हैं, सायन और निर्णायन। पृथ्वी जो है थोड़ी सी झुकी हुई है। उन डिग्रियों के परिवर्तन के कारण से निर्णायन पद्धति मानती है कि करीब करीब 23 दिन का फर्क है। 23 दिन बाद हम उत्तरायण मानते हैं जो निर्णायन पद्धति है। सायन पद्धति है 23 दिन पहले ही कर लेती है। तो हमारे दृष्टिकोण से जो निर्णायन पद्धति के अनुसार चलते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि 13 या 14 जनवरी के आसपास सूर्य उत्तरायण होते हैं। लेकिन सायन पद्धति से जो पूरे विश्व में जो वेस्टर्न फिलॉसफी एस्ट्रोलॉजी की है उनके अंदर वो करते हैं। साउथ में भी बहुत सारे लोग मानते हैं इसको सायन पद्धति से। और तो इसलिए उत्तरायण सूर्य हो रहे हैं तो यानी दिन बदलने शुरू हो रहे हैं। आप समझिए जाता हुआ 2024 कुछ ना कुछ शुभ कर सकता है। ध्यान रखिएगा भद्रा का योग बन रहा है करीब करीब 12:12 से। तो 12:12 से पहले नए कार्य आरंभ कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दें, गेहूं का दान करें, अन्न का दान करें और शनिवार का दिन है तो कोशिश ये करें शनि को भी प्रसन्न करने का प्रयास कर लें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि इस वक्त पूरी तरह से आपको लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं लेकिन सम्मुख हो गए हैं चंद्रमा के। तो इस दिन थोड़ा मनोमस्तिष्क में थोड़ा वीतरागिता कहीं उत्पन्न होती दिखाई देगी तो उसको शांत करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा शनि का उपाय कर लीजिए, अच्छा रहेगा। पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा 2 प्रदक्षिणा कर लें, थोड़ा जल अर्पित कर दीजिए। भगवान की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 22 तारीख रविवार सप्तमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बन रहा है। एक तो इस दिन ग्रह परिवर्तित होकर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर विराजमान हो जाएगी और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां चंद्रमा विराजित हो जाएंगे लाभ वाले स्थान में बृहस्पति से दृष्ट होकर आपके सप्तम भाव में बैठे हुए बृहस्पति ये आपके लिए लाभ का योग बना रहे हैं। और एक नहीं, विशेष तौर पर 22, 23, 24 तक पूरे 3 दिन आपके समीकरण बिल्कुल ठीक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल उस तरफ अच्छे से बढ़ने का प्रयास करना है। एक और परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र महाराज जो मकर राशि में चल रहे हैं विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं और वो विशेष तौर पर नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश होने जा रहे हैं। आपके ही राशि के स्वामी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश होने जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा शुक्र को एनर्जी देते दिखाई देंगे। तो यानी एक तो बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध, एक मंगल शुक्र भी विशेष तौर पर आपको अच्छे से परिवर्तन करने का योग बता रहे, हिम्मत अच्छी जोड़ बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका उपयोग कर लीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग का भी योग अच्छा बना हुआ है तो अच्छे से कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन कालाष्टमी है। कालाष्टमी हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, पौष का महीना, खरमास।
पौष मास को विशेष तौर पर छोटा पितृ कहा जाता है कि पितृ पक्ष चलता है, छोटा पितृ पक्ष। ऐसे में हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि जितना हो सके यज्ञ इत्यादि, दान पुण्य इत्यादि इस पौष मास में किया जाता है। नया मुहूर्त नहीं किया जाता इसके अंदर। शादी इत्यादि, विवाह इत्यादि हमारे उत्तर भारत में निषेध हो जाते हैं इस समय में। तो कहा जाता है कि इस समय में जितना पुण्य करें, पर यज्ञ करें। पुराने जमाने में बड़े बड़े यज्ञ इसी समय में किए जाते थे। क्यों? क्योंकि पौष के अंदर जब कालाष्टमी आती है तो कहा जाता है पितरों की प्रसन्नता के लिए इस दिन उनके निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गायत्री का यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो यदि आप भी ये सब कर सकें तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। पितरों का आशीर्वाद से रुके हुए काम गति पड़ जाते हैं। विवाह नहीं हो रहा है घर में, बहुत सारे कार्य रुके पड़े हैं, कारण होता है कहीं ना कहीं पितृ ऋण परेशान कर रहा है। पितृ ऋण से निवृत्ति का ये छोटा पितृपक्ष है, इसमें इस दिन खास तौर पे उपाय करने का प्रयास कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन के महत्व को समझते हुए गायत्री का महायज्ञ रखा है और साथ साथ नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा, भंडारा रहेगा। आप सब उसमें सम्मिलित होना चाहें तो फोन नंबर स्क्रीन पे दे रखे हैं, उन पे संपर्क साध सकते हैं। 23 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय चल रहा है। और जैसा हमने कहा कि आपके लिए 22, 23, 24 शुभ लाभ की स्थान उपलब्ध करने के लिए ग्रह बना रहे हैं। और इस दिन परिवर्तन का योग एक हो रहा है कि इस वक्त बृहस्पति महाराज जो आपके लिए सबसे शुभ भाव में, सप्तम भाव में बैठे हुए विराजमान है, वो रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। चंद्रमा के साथ संबंध गोचर में भी बना हुआ है। रोहिणी में प्रवेश कर चुके हैं बृहस्पति और वो उसके द्वितीय चरण में जा रहे हैं। और साथ साथ बृहस्पति जो है इस वक्त चंद्रमा पर भी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है और ये बहुत सुंदर योग बन रहा है आपके लिए। ऐसे में इसका उपयोग करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके आप कोशिश ये करें, अपने आप को बिल्कुल एकाग्रचित्त भाव से कार्यों में लगाएं। थोड़ा मंगल कमजोर चल रहा है, वो आपको हिम्मत नहीं करने दे रहा है। भाग्य में बैठा हुआ मंगल, विशेष तौर पर आपकी राशि के स्वामी, जैसे हमने कहा, वो थोड़ी हिम्मत जगाओगे ना तो असंभव भी कर सकते हो। देखिए, इस दिन एक बहुत पुराना उत्सव है जिसके बारे में कहा जाता है रुक्मणी अष्टमी। शायद पंचांगों में भी इसके बारे में नहीं मिलता। हमने ग्रंथों का अवलोकन किया तो व्रत कौतुक के अंदर इसका वर्णन मिलता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दिन रुक्मणी अष्टमी कहा जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण, रुक्मणी और प्रद्युम्न जी का सुंदर पूजन करने के उपरांत हम सब चाहते हैं हमारा भाग्य जागे, सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो कहा जाता है, सूत्र लिखा है कि इस दिन सौभाग्य प्राप्ति के निमित्त रुक्मणी जी, साथ साथ भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न जी का सुंदर पूजन करने के उपरांत 8 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराने की सुंदर व्यवस्था, दान दक्षिणा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से सौभाग्य जागने के योग बन जाते हैं। देखिए कितना सुंदर। और हम लगे हुए हैं आज की तारीख में सोशल मीडिया में कुछ तथाकथित तौर पर जो आज बदमाश लोग बैठे हैं और ज्योतिष को सत्यानाश करने के लिए उपस्थित कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या निकृष्ट किस्म के उपाय बताने का प्रयास करते हैं। ये छोटी सी ले आओ, इससे भाग जाग जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। अरे शास्त्र को समझो, वैदिक ज्योतिष को अपने जीवन में, पौराणिक ज्योतिष को अपने जीवन में स्थान देने का यदि हम प्रयास करेंगे तब सत्य समझ पाएंगे। और नहीं तो कुछ ना कुछ दुनिया में कभी माला बेच रहा है, कोई नग बेच रहा है, कोई 2 रुपए के पत्थर को 1 लाख में बेच चले जा रहे हैं और आज लोग बैठे हुए हाथों में नग पहन कर घूमे जा रहे हैं। स्थिति क्या विचित्र हो गई है। सोचे, इतने सुंदर हम आपको शास्त्र में प्रमाणित चीज़ों को बताने का प्रयास करें, उनको समझ लेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। सोमवार का अवसर है, ग्रह नक्षत्र हमने आपको बता ही दिया कि आपके लिए सुंदर है। कहाँ कमी है वो उसको भी ठीक करने का रास्ता यदि अपना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। 24 तारीख मंगलवार का अवसर और साथ साथ इस दिन एक ग्रह परिवर्तन की तरफ और जा रहा है। वो है विशेष तौर पर ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध का प्रवेश हो रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का ही माना जाता है और बुध महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जहां स्थिति अपनी विराजमान करके लग्न में ही बैठे हुए हैं और वो आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। इच्छाधारी योग बना हुआ है आपकी कुंडली में इस वक्त। जितना पॉजिटिव थिंक करोगे, पॉजिटिव काम करोगे, उतने पॉजिटिव रिजल्ट ले आओगे और रोते हुए जाओगे तो मरोगे खबर लेके आओगे। ऐसा भी योग बन रहा है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आपको और बढ़िया शक्ति हो जाएगी इस वक्त। चीज़ों को, जो चीज़ें आपके, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के जाते ही और बुध की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ऐसे में बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। मंगल को ठीक करने का दिन है। हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ कर लें, करवा लें अपने नाम से। तो अगर बहुत सारी समस्या क्या होती है, लोगों के पास समय नहीं होता है, आप 45 मिनट में कैसे पूर्ण करेंगे और थोड़ी देर श्रद्धा के साथ, अरे तो किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण को कह दीजिए कि आपके लिए सुंदरकांड का पाठ कर दें। तो आप ये भी करेंगे तो देखिए उसका कुछ ना कुछ अंश तो आपको प्राप्त होगा ही। तो इसको सिद्धांत तौर पर समझ लेना चाहिए। 25 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि है और इस दिन ग्रह परिवर्तन का योग, चंद्रमा परिवर्तित होते हुए आगे चलते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां जा रहे हैं वो थोड़ा नुकसान बनाने के योग बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी खर्चे, हरी वरी और करी तीनों परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। जल्दीबाजी मत कीजिएगा। आपकी राशि में दृष्टिकोण है, फिर आप गुस्सा करोगे
और ये स्थिति है, चंद्रमा 2 दिन थोड़ा खराब चल रहे हैं, विशेषतः 27-28 तारीख को, 29 तारीख में 3 दिन के लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं, 25-26 के लिए बात कर रहे हैं, 25-26 के लिए, और साथ में ये दोनों दिन थोड़े से अननेसेसरी खर्चे, अननेसेसरी जुर्माने परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो उनको लगातार ध्यान रखने के लिए कुछ खास उपाय चाहिए। भद्रा है इस दिन, 9:10 से आरंभ होगी, रात्रि तक रहेगी, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ चीज़ हम आपको बताते हैं, हो सके तो तुलसी की माला धारण करने का प्रयास करें। तुलसी की माला से ओम नमः शिवाय का जप कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लें, भगवान शालिग्राम जी का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण कर लें। ये सब उपाय जो हैं इस दिन करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 26 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का अवसर है, एकादशी तिथि है और सफला एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ये सफलता देने वाली है, कष्टों को दूर करने वाली। सफलता में विघ्न क्या करते हैं, क्या चीज़ होती है? सफलता में आपके दुष्कर्म जो हैं वही विघ्न उपस्थित करते हैं, और इसी को ठीक करने की ये सफला एकादशी सुंदर योग बनाती है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े से भारी चल रहे हैं, जैसा हमने कहा कि 26 तारीख को आपके ग्रह अननेसेसरी खर्चे, स्वास्थ्य के मामले में नुकसान करने के योग दे सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हल्की सी कल की त्रुटि कहीं ना कहीं कुछ नुकसान करा सकती है। इन दिनों स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करें। इस दिन थोड़ी मूंग की दाल को भिगोकर थोड़ा सा गाय को खिलाना बहुत सुंदर उपाय है। सफला एकादशी है, इसका महात्म बहुत शास्त्र में है, लोग भूल गए हैं इसके महात्म को। क्या है, किस कारण से? एक छोटा सा कर्म आपके समस्त दुष्कर्मों को ठीक करने का रास्ता बना सकता है। हम सबके मन में एक बड़ी सी विडंबना होती है कि मेरी भगवान सुनते नहीं है, भगवान सुनते नहीं है मेरी तो भगवान मेरी आराधना को स्वीकार करते नहीं करते। सफला एकादशी उस वास्तविक तौर को, सिद्धांत को समझाती है कि परमात्मा क्या कर सकते। देखिए, बहुत सुंदर योग बन रहा है, विशेष तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है। 26 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, सफला एकादशी, जिसके बारे में हमने आपको बताया अभी। ये सफला एकादशी जो है सफलता देने के लिए अद्भुत है। कई बार हमारे जीवन में, हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें कई बार हीन भावना में डाल देते हैं, कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। शास्त्र में कथा आती है कि सफला एकादशी के रूप में, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है। और ये एकादशी इस प्रकार से है कि बहुत प्राचीन काल में विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है, चंपावती नाम का एक क्षेत्र था और वहाँ पर एक सेठ रहते थे। उनका जो पुत्र था वो कई गलत कार्यों में लग गया। जीवन है, कई बार गलत व्यक्ति हो जाते हैं, नशा इत्यादि जितने भी व्यभिचार कर्म हो सकते हैं उन सब में कार्य करने की वजह से कहा जाता है कि वो अपने पिता की धन संपदा जो थी सबसे विहीन हो गया। जब गलत कार्य में लगोगे और पाप कृत्य में निवृत्त हो गया, पाप कृत्य में लगने के कारण से कहा जाता है कि कई बार जीवन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए कि सब कुछ भाग्य, सौभाग्य जो था वो बिल्कुल धर्मविहीन, श्रीविहीन, सब कुछ उसके जीवन में योग बन गया। कहा जाता है कई वर्ष तक इस प्रकार का योग चलता रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो भाग्यवश परमात्मा प्रसन्न होने का योग समझे कि परमात्मा प्रसन्न कैसे होते हैं। कहा जाता है कि भिक्षा मांगने तक की स्थिति हो गई। जब इधर उधर भटकता रहता था तो एक दिन एकादशी की सुंदर योग था, देव योग से योग बना, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संस्कार होगा। पीपल के कुछ विशेष तौर पर कोटर के अंदर कुछ, जैसे कहता है आदमी को खाने को नहीं होता, पुराने ज़माने की बात है, तो कुछ छोटे छोटे जो फल वगैरह थे उसने एकत्र कर रखे थे, और जब जैसे विक्षिप्त आदमी होता है उसने पीपल के कोटर में उनको रख दिया। कथा को मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तो अनायास ही बिना सोचे समझे कार्यों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। समझे, ये भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का रास्ता। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने विशेष तौर पर क्या किया कि उस जो राजकुमार था, जो सेठ जी का लड़का था, उसने जब विक्षिप्त हो गया तो फल फूल इकट्ठे करके लाए और पीपल के कोटर में उसको रख दिए, और कालांतर में फिर आगे चला गया, कहीं भूल गया। पीपल के अंदर साक्षात भगवान का वास कहा जाता है, साक्षात विष्णु स्वरूप पीपल के पेड़ को कहा जाता है। कहा जाता है उस समर्पण कर लेने मात्र से भगवान ने उस एकादशी के सुंदर योग में एक कर्म करने से उसके जितने पाप थे उससे निवृत्त कर कर उसको पुण्य को प्राप्ति करने का सुंदर योग बना दिया। यानी ये मुहूर्त है, वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता है। जो लोग अनायास ही भगवान के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर देते हैं इस मुहूर्त में, तो उनको उनके कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का, पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बन जाता है। तो जो विचार कर कर, शुभ रूप से मंत्र जप कर कर भगवान का व्रत करते हैं तो उनके पुण्यों की कितनी वृद्धि हो सकती है, ये इस कथा का मूल है। ये सफला एकादशी इस प्रकार से इसलिए कहा जाती है सफलता एकादशी, जो इस सफला एकादशी के रूप में इसका नाम है। तो आप समझे पद्म पुराण की कथा है ये। आज हम कथाओं को विभिन्न रूप से, अलग अलग रूप से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका महत्व ये कहा गया है कि हम
ये मनसा वाचा कर्मणा भी यदि परमात्मा का भजन कर ले तो अनेक प्रकार से, तो कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर जब इस प्रकार से उसने कर्म किया और उसका पुण्य प्राप्त हुआ तो पुनः राज्य, जो पिता का राज्य था, उसको देव प्रताप से सुंदर योग से पुनः मिल गया। तो आप समझें, इस प्रकार से हमें अवश्य कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उससे कष्ट से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो इसको अवश्य करें, इससे आपके कष्ट दूर होने के सुंदर योग बनेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, ये आपने समझा कि किस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। इस जो कथा हमने आपको समझाई ना, ये विशेष तौर पर उसी को प्रतिपादित करती है कि छोटे से प्रयोग से, अनचाहे मंत्र से, यदि श्रद्धा भाव से पूजा कर लो तो पता नहीं क्या कुछ मिल जाए, कैसे कष्ट दूर हो जाए। हम तो करते ही नहीं है, हम तो हर चीज़ में लालच भर के रखते हैं। तो लालच छोड़ो, लालच में दोनों गए ना, कहा गया कि माया मिली न राम। तो इसलिए लालच को, स्वार्थ को छोड़ते हुए कार्य करने के लिए इस वक्त आवश्यकता है। ग्रह नक्षत्र जो दिखा रहे हैं उसको यदि समझ लोगे तो सफला एकादशी का व्रत समस्त रूप से कष्टों को दूर करने वाला रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा इन दिनों थोड़े कमजोर चल रहे हैं। हो सके तो भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराने के उपरांत उनका चरणामृत ग्रहण कर लें इस दिन। कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसलिए अवश्य इसको करने का प्रयास कीजिए। क्या कुनेन मिक्सचर काम करेगा, क्या चीज़ काम करेगी, इसलिए सुंदर योग बनेंगे। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय आ रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, सुबह आगे आगे समय चलते चलते परिवर्तन का योग बनेगा। चंद्रमा आपकी राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे और ये आपको बृहस्पति के सम्मुख आकर एक नई शक्ति देने वाले हैं। जाता हुआ 2024 ये बहुत शुभ सूचना, शुभ रास्ता, कहीं ना कहीं रास्ते। अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब समझो, ये समस्या है। ग्रह नक्षत्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन घी यदि डब्बे से निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है? चमचा डाला जाता है उसके अंदर, तब जाके घी निकलता है। आप जाओ उंगली ऐसे डालते रहो, नहीं निकलने वाला। गुंडी तो बनानी पड़ेगी ना। तो ये अब मशीन बिल्कुल ठीक है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए बिल्कुल ठीक होने जा रहे हैं दोपहर के बाद से, तो उसको उपयुक्त समझते आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। मन को साधो। मन, चंद्रमा जो है वृश्चिक के हो गए हैं, कमजोर हो गए, थोड़े कमजोर हैं, तो मन को साधने के लिए दूध का दान कीजिए। इस दिन विशेष तौर पर स्वरूप द्वादशी है। शायद लोगों ने सुना ही नहीं होगा इस स्वरूप द्वादशी के नाम पर। पंचांग में भी बहुत कम वर्णन मिलता है, लेकिन व्रतार्क नाम के शास्त्र ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन मिलता है। व्रतों को किस प्रकार से किया जाए, तो वहाँ लिखा है कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन रूप द्वादशी, स्वरूप द्वादशी नाम का योग बनता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन किया जाए और उनको 108 बार आहुति ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते हुए या सहस्र से पुरुषा, इस बार पुरुष सूक्त के द्वारा अर्पण जो करते हैं तिल और घी के द्वारा, भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। समस्त कष्ट जीवन के दूर होने के योग बनते हैं। तो शुभ योग में इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। दूध से भगवान का अभिषेक करें। देखिए चंद्रमा आपका जो थोड़ा कमज़ोर चल रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। रास्ता बनने के जो मन को थोड़ा कमज़ोर है, दूध का दान, खीर का दान सब करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा आपके लिए। इस दिन एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। शनि महाराज जो हैं वो बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चलते हुए प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति के नक्षत्र प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति ही आपकी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सुंदर योग बनकर तैयार है। तो इस जाते हुए 2024 में इसका लाभ लेने के लिए अच्छे से आप ठीक कर लीजिए। उपाय जो बताए हैं वो कर लें। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि ही कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीज़ों को डिले कर देते हैं। लेकिन आपके लिए शुभ योग बनाकर तैयार है। उनको और शुभ करना चाहते हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं 28 तारीख का। 28 तारीख का अवसर जो है वो विशेष तौर पर बहुत सुंदर बन के आ रहा है। शनि प्रदोष का योग बना रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि चंद्रमा बृहस्पति के सम्मुख होकर बैठ गए हैं और शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। और ऐसे में शुक्र भी तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे और ये जाते हुए 2024 में आपकी ग्रहों की स्थिति को सबसे ज़्यादा बलशील बना रहे हैं। इस वक्त रात्रि में करीब 11:40 पर यह परिवर्तन का योग बनेगा, आपके लिए शुभ योग बना रहा है। ऐसे में अवश्य एक काम करें, शनि प्रदोष है। कहा जाता है प्रदोष काल में जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं वो सूचना उनके गण घूमते हुए भगवान शंकर को पहुंचा देते हैं कि इस पुण्य काल में ये जातक सुंदर रूप से आपकी आराधना कर रहा था, इसके अवश्य कष्ट हरो भगवान। तो शनि को मनाने के लिए दिन है, शनि प्रदोष का योग बन रहा है। जी हाँ, 28 तारीख को शनि प्रदोष का योग बन रहा है और ऐसे में यदि सूर्यास्त होने के बाद करीब 40 मिनट का जो समय होता है उसमें भगवान शंकर का सुंदर तिल युक्त दूध से आप स्नान कराएं भगवान को। देखिएगा आपके ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बनाएंगे, बहुत सुंदर योग बनेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 28 तारीख को और 29 तारीख को अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र हैं जो मूल शांति आवश्यकता होती है इन नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को।
यदि कोई जन्म ले रहा है घर में तो उसकी अवश्य मूल शांति कराइएगा। और जो किसी समय में इन्हीं नक्षत्रों में जन्म लिया था तो यदि और उन्होंने मूल शांति नहीं कराई है तो उनको भी करा लेनी चाहिए। 29 तारीख की बात कर लेते हैं, रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय जो आपके लिए है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा उपयुक्त समय बनता दिखाई दे रहा है। इस समय थोड़ा नवग्रहों को शक्ति देने का प्रयास करें। देखिए आपके ग्रह के दृष्टिकोण से मंगल थोड़े कमजोर चल रहे हैं और जाती हुई हवाएं जो है नया वर्ष आने के लिए तैयार है और ऐसे में अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए खास तौर पे ये 2-3 दिन बहुत खास है। सोमवती अमावस्या का योग बनने वाला है और ऐसे में ग्रहों की शांति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। कहा गया है कि जो नवग्रहों की शांति के लिए अपने हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं कर्म के द्वारा ही होते हैं, दुष्कर्म के द्वारा, उनकी निवृत्ति का रास्ता सबसे बढ़िया है यज्ञ। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हमने आश्रम पर इस शुभ तिथि में एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ और गायत्री महायज्ञ। 29 तारीख को भी रखा गया, रविवार का अवसर है। हमारे आश्रम में नित्य 8 घंटे यज्ञ होता ही है, तो आप सब लोग इसमें अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास करें। सुंदर रूप से कष्ट निवृत्ति का योग बनेगा और ध्यान रखिएगा इसमें आपके ग्रह बड़े सुंदर योग बना रहे हैं, परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा रात्रि में करीब 11 बजे परिवर्तन का योग बनाएगा और वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 30 तारीख को सोमवती अमावस्या का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं आपके लिए योग आशीर्वाद से मेवा, माता पिता गुरु इनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कर लीजिए। सोमवती अमावस्या पितरों का भी आशीर्वाद लेवाने का दिन है। इस दिन सोमवती अमावस्या पांडवों के जीवन में एक बार भी नहीं आई थी ये योग। तो वृश्चिक राशि वालों समझ लो, इस दिन अवश्य अपने पितरों को निमित्त तर्पण करें, गायत्री का यज्ञ करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गऊ को ग्रास निकालें और हो सके तो तीर्थ जल से स्नान करें, तीर्थ में जाकर स्नान करने का प्रयास करें। यदि जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर में ही गंगा जल लेकर थोड़ा सा उससे स्नान कर लीजिए। प्रभु की कृपा से बहुत सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार है। इसको समय का उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। नववर्ष बहुत शुभ रूप से आपके लिए कल्याण के योग बना के लेके आ रहा है, परिवर्तन का समय लेके आ रहा है। हमने अलग से वीडियो बनाया है उसके बारे में, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को किस प्रकार के योग बनने वाले। बहुत तेज रहेगा ये समय और शायद लोगों ने समझा नहीं है, लेकिन हमने इसके ऊपर पूरे अच्छे से पूरी डिटेल इंटरप्रिटेशन देने का प्रयास किया है। क्या क्या तैयार कर ले, कैसे होना है तैयार, वो भी आप समझ सकते हैं। 31 तारीख का दिन, वर्ष का अंतिम दिवस 2024 जाता हुआ 2024 जो कुछ आपके साथ करके गया वो आपको ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा पुनः। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है, गया है तो कुछ नया लेकर उदय होने के लिए योग बना रहा है। 2031 जो 24 का जो समय है, 31 तारीख का अंतिम दिवस है, मंगलवार के दिन योग पड़ रहा है और मंगल ही आपके सबसे कमजोर चल रहे हैं। भाग्य में चलते हुए मंगल आपकी राशि के स्वामी है, तो इस ग्रह नक्षत्र को समझते हुए कार्य करें। आपके लिए ग्रह योग दिखा रहा है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। सूर्य के साथ चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, जो योग बना रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना सोचें। आमतौर पे लोग वर्ष जाते हुए सोचते हैं हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। ये सोचिए ये वर्ष क्या सिखा के गया, उस अनुभव का लाभ लेके आगे नए वर्ष में प्रवेश करने का प्रयास करें। कहाँ कहाँ हमने गलती करी, कहाँ कहाँ हमारे द्वारा दुष्कर्म हुआ जिसके कारण से हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। आपके कर्म आप ही भोगेंगे, आपका पड़ोसी नहीं भोग रहा है। तो समझ लें हमारे जीवन में जो कष्ट हुआ तो हमने ही कहीं ना कहीं कुछ गलत किया, वो उसको एनालाइज कर कर नई शक्ति के साथ, नए सूर्योदय के साथ अगले दिन उस सूर्य का दर्शन कर कर नववर्ष आरंभ करें। हमने 2024-25 की भविष्यवाणी बहुत सुंदर रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए की है, उसको भी देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब कहाँ किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्यवाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है, लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है,
कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को, तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं, और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है। बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएँ तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहां पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूल है, जो सूली है, उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर लें तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्युतुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला, बिल्कुल टल सकते हैं। ये समस्त चीज़ें भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज़ क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से, देखें कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं और जब वो बात देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सैद्धांतिक तौर पर समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल
राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देखे जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें तो वो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी, बहुत सारे उत्सव होते हैं समय समय पर, उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारे संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।